हेलो डियर, इस वीडियो के अंदर आपका स्वागत है। आज इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना नंबर सिस्टम। ये नंबर सिस्टम की पहली क्लास है जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। तो नंबर सिस्टम को ले लो या किसी भी चैप्टर को ले लो, इस कोर्स के अंदर हमारा मेन उद्देश्य क्या रहेगा कि इस कोर्स के अंदर सारे आपके कंसेप्ट कवर हो जाएं। ठीक है, एक भी कंसेप्ट बाहर ना बचे। जितने भी रिलेवेंट कंसेप्ट हैं, अगर मैं कोई भी चीज़ पढ़ा रहा हूँगा यहाँ पर तो एक भी इररिलेवेंट चीज़ नहीं पढ़ाऊंगा, उसका कोई ना कोई फ़ायदा होगा, इसीलिए आपको पढ़ाऊंगा। मेरे ऊपर इतना ट्रस्ट आपको करके चलना पड़ेगा। ठीक है, कि सारे जितने भी रिलेवेंट कंसेप्ट्स हैं वो आपके कवर हो जाएं और आपकी एनफ प्रैक्टिस भी हो जाए। आपको मैं इतने क्वेश्चन भी दे दूं कि आपकी एनफ प्रैक्टिस हो जाए। बिकॉज सिर्फ नॉलेज के बेस पर, थ्योरी तो मैं आपको बहुत जल्दी करवा सकता हूँ सारी, सिर्फ नॉलेज के बेस पर मैथ्स के अंदर बढ़िया मार्क्स नहीं आएंगे, प्रैक्टिस भी हमें करनी पड़ेगी। तो पूरी नॉलेज प्लस एनफ प्रैक्टिस, यानी कि इस स्टडी मटेरियल के बाहर आपको एक भी क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ मॉक टेस्ट्स ऑफ कोर्स आपको देने पड़ेंगे ताकि एग्जाम के अंदर आप टाइम मैनेज कर पाओ, स्ट्रेस को मैनेज कर पाओ। ठीक है, तो ना तो मैं इस कोर्स को इतना लंबा कर दूंगा कि आप इसको करने में ड्रॉ करना एक महाभारत हो जाए और रिपीट करने में भी ड्रॉ। क्यों? क्योंकि कोर्स को रिपीट करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विदाउट रिपीटिशन आप सेलेक्ट ही नहीं हो पाओगे, आप एग्ज़ाम को क्रैक ही नहीं कर पाओगे बिना रिपीट किए। अगर आपने क्रैक कर भी दिया तो उतने अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे कि आप जॉब ले पाओ। आप एंड में मेरिट में बाहर हो जाओगे, उन कैंडिडेट्स के अंदर नहीं आओगे जो जॉब लेते हैं। तो चाहे आपको अच्छी रैंक लेनी है, अच्छी पोस्ट लेनी है, सेलेक्ट होना है, जॉब लेनी है, तो डेफिनेटली आपको कोर्स को रिपीट करना पड़ेगा। और जब आप इस कोर्स को पढ़ रहे होंगे, हम कोई भी चैप्टर पढ़ रहे होंगे, तो आपके दिमाग में ये नहीं होना चाहिए कि मैं सिलेबस को जल्दी से निपटा देता हूँ। ये होता है कि भाई मैं इसको मतलब जल्दी से ख़त्म कर देता हूँ। तो आपका मेन उद्देश्य है कि बच्चे ये भी पूछते हैं कि कितने टाइम में नंबर सिस्टम ख़त्म कर देना चाहिए, या एक दिन में कितने क्वेश्चन करने चाहिए, 50 करने चाहिए, 100 क्वेश्चन करने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें सब्जेक्टिव हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करती हैं, आपके पूरे बचपन पर डिपेंड करती हैं कि 10वीं तक आपने कैसी पढ़ाई की है, अभी फ़िलहाल आप किस स्टेज पर हो, जॉब कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, हैं, मतलब कि कई चीज़ों पर ये डिपेंड कर रही होती हैं। तो सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है कि सिलेबस को ख़त्म नहीं करना है, सिलेबस के मज़े लेने हैं, उसको इंटरेस्टिंग बना के पढ़ना है। और मैं अपनी तरफ से पूरी जान लगाऊंगा उसको इंटरेस्टिंग बनाने में। हो ही नहीं सकता कि अगर आप इंटरेस्ट लो और इंटरेस्ट ना आए, इस तरीके से मैं पढ़ाऊंगा। मज़े से पढ़ेंगे और रिजल्ट लेंगे, टेंशन मत लो। तो आपने इसको ख़त्म करने के लिए नहीं पढ़ना है, इसको समझने के लिए पढ़ना है। तो हो सकता है स्टार्टिंग में आपका सिलेबस मंदा हो या फिर तेज़ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है, बट उसको समझते 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 इंटरेस्ट लेकर हम पढ़ेंगे, फिर उसको हम बार बार रिपीट करेंगे। आपको ऐसी चीज़ें भी मैं दूंगा कि मैथ के पूरे सिलेबस को आप 1 से 2 घंटे के अंदर रिवाइज कर लेंगे। वो टेंशन मत लो, एक बार अच्छे से आप चीज़ों को समझो। तो मेरे साथ आपने बने रहना है। क्लियर है? तो मैं बहुत ज़्यादा लंबा भी नहीं बनाऊंगा और इतना छोटा भी नहीं बनाऊंगा कोर्स को कि पूरे कंसेप्ट ही क्लियर ना हो, या फिर कंसेप्ट अगर कवर हो गए तो एनफ प्रैक्टिस ना हो, उसका भी कोई फ़ायदा है नहीं। क्योंकि हम टाइम पास के लिए ये काम नहीं कर रहे हैं। डेफिनेटली मैं नहीं कर रहा हूँ, आपका मुझे पता नहीं, आप बताओ क्या कर रहे हो। रिजल्ट चाहते हैं इस चीज़ का कि रिजल्ट मिले, तो बंदा प्रैक्टिस करे वो रिजल्ट दे। ठीक है, तो मैथ्स को पेन और नोटबुक के अलावा, पेन और नोटबुक के बिना आपने नहीं पढ़ना है, नहीं तो मज़े नहीं आएंगे। मज़े क्या नहीं आएंगे, एंड रिजल्ट नहीं आएगा, फिर मज़े कहाँ है, ऐसे ही तैयारी करते रहोगे। तो डेफिनेटली पेन और नोटबुक के साथ पढ़ना है, और कुछ भी पढ़ो तो अटेंटिव फॉर्म में होकर पढ़ना है। ठीक है, एटलीस्ट मतलब चेयर टेबल पर बैठकर ठीक ठाक तरीके से मुंह वगैरह धो के फिर पढ़ना है, तभी मजे आएंगे। तो पेन और नोटबुक निकाल लो और साथ के साथ में नोट्स बनाते रहना। जब आप नोट्स बनाओगे तो वीडियो को पॉज कर लेना और फिर नोट्स बनाना। साथ के साथ बनाओगे तो चीज़ें मिस हो जाएंगी। ठीक है, ये मत सोचना अरे सर आप मुझे नहीं जानते हो, मैं कर लेता हूँ। भाई साहब मिस हो जाएंगी, एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। ठीक है, 100% अटेंशन चाहिए, यानी कि साथ के साथ मैं बोल रहा हूँ नोट्स बना रहे हैं, समझो जब मैं बता रहा हूँ वीडियो को देखते हुए, और फिर पॉज करके फिर अपने नोट्स बना लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी, स्टार्ट कर देते हैं। बढ़िया फॉर्म में आ जाओ, जिस फॉर्म में पढ़ाई करते वक्त होना चाहिए। तो नंबर्स को क्लासीफाई करने वाले हैं, ये देखने वाले हैं कि भाई किस किस तरह के नंबर्स होते हैं, कैसे कैसे नंबर्स होते हैं। एक इंटरेस्टिंग जर्नी रहेगी यहाँ पर। तो मान लो मैंने यहाँ पर दुनिया के सारे नंबर पकड़ के रख दिए,
ऑल नंबर्स इन दिस वर्ल्ड। एलियंस के नंबर छोड़ दिए, ठीक है भाई, धरती वालों के पकड़े हैं, एलियंस का नंबर सिस्टम पता नहीं हमें। अगर कोई एलियन इस वीडियो को देख रहा हो, एसएससी की जॉब पाना चाह रहा हो, तो सॉरी, आपका सिलेबस कवर नहीं हो पाएगा। हम सिर्फ धरती वालों के लिए एसएससी की कोचिंग दे रहे हैं। मतलब एसएससी, सीडीएस, रेलवे, ये सारे एग्ज़ाम, कोई भी स्टेट का एग्ज़ाम हो, टीचिंग का एग्ज़ाम हो, पुलिस का एग्ज़ाम हो, वो सारे कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो भाई अगर दुनिया के सारे नंबर्स को उठाकर मैं लेकर आऊँ तो दो हिस्सों में वो बढ़ जाएंगे, दो हिस्सों में मैं उसको बांट सकता हूँ। एक तो रियल नंबर्स, मैं बार बार नंबर्स, संख्याएं, ये वर्ड नहीं लिखूंगा, ठीक है, ऊपर एक बार लिख दिया है, यानी कि वास्तविक संख्याएं। और दूसरा हो गया भाई साहब कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इसको इमेजिनरी नंबर्स भी बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स को हिंदी में बोलते हैं सम्मिश्र संख्याएं या काल्पनिक संख्याएं। क्लियर है? तो इनके अंदर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस होगा, कुछ फर्क होगा, तभी मैंने अलग अलग लिखा है कि भाई इस तरह के नंबर होते हैं, इस तरह के नंबर होते हैं। तो इनमें डिफरेंस ये होता है कि भाई ये ऐसे नंबर्स हैं, नंबर्स हुज, ऐसे नंबर्स हैं स्क्वायर इज नॉट नेगेटिव, ऐसे नंबर जिनका स्क्वायर करने पर नेगेटिव नंबर नहीं आता। जैसे कि अगर आप 2 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? 4 आएगा। चाहे आप माइनस वाला नंबर ले लो, -3 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? 9 आ जाएगा, नेगेटिव नहीं आएगा। अगर आप √5 का स्क्वायर करोगे क्या आएगा? 5 आएगा। ऐसे नंबर जिनका स्क्वायर करने पर, जैसे मान लो 2/3 को भी ले लो, 2/3 का स्क्वायर किया, बेशक से फ्रैक्शन में आएगा बट है तो पॉजिटिव ना, नेगेटिव तो नहीं है ना। चाहे आप नेगेटिव नंबर को लेते हो तो भी पॉजिटिव ही आता है। तो ऐसे नंबर जिनका स्क्वायर करने पर नेगेटिव नहीं आता, यानी कि मैंने 0 को भी ले लिया, 0 का स्क्वायर करने पर क्या आया? 0, नेगेटिव तो नहीं है ना। 0 ना नेगेटिव होता ना पॉजिटिव होता, न्यूट्रल होता है, ठीक है, नेगेटिव नहीं है। तो ऐसे नंबर जिनका स्क्वायर करने पर नेगेटिव नहीं आता वो रियल नंबर्स हैं। तो ये वो सारे नंबर्स हैं जिनसे हम एक्चुअल में रियल लाइफ में या फिर हमारे सिलेबस के अंदर डील कर रहे हैं। वो नंबर्स अपने सिलेबस के अंदर हैं नहीं, बट उनकी बेसिक जानकारी हमारे सिलेबस के अंदर है और क्वेश्चन भी आए हैं, तो वो मैं आपको दूंगा। तो ये ऐसे नंबर हो गए नंबर्स हुज स्क्वायर इज नेगेटिव, ऐसे नंबर्स जिनका स्क्वायर नेगेटिव आए। तो ये नंबर हमने खुद बनाए हैं, ठीक है। और इनको इमेजिनरी नंबर, अब आप भी बोलोगे सर ऐसा कौन सा नंबर हो गया जिसका स्क्वायर जो है वो नेगेटिव है? मैं अभी बताता हूँ। अगर मान लो रूट के अंदर मैं 5 लिखूँ, √5, इसका स्क्वायर करोगे तो 5 आएगा। लेकिन अगर मैं रूट के अंदर लिख दूँ -1, -2 जो भी लिख दूँ, तो इसका स्क्वायर क्या आएगा? इसका स्क्वायर आएगा जी -1, स्क्वायर से रूट हट जाएगी -1। तो एक ऐसा नंबर हो गया ना जिसका स्क्वायर करने पर भी नेगेटिव आया। तो ये जो नंबर्स हैं इनको इमेजिनरी नंबर्स बोलते हैं। ये एक्चुअल में इमेजिनरी नंबर नहीं है। इमेजिनरी यानी कि बच्चे ये सोचते हैं कि ये एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करते, काल्पनिक हैं, सिर्फ हमारी सोच में है। ये सिर्फ हमारी सोच में नहीं है, ये एक्चुअल में एग्जिस्ट करते हैं। स्टार्टिंग में ऐसे लगा होगा कि ये इमेजिनरी हैं, इसीलिए इनको इमेजिनरी नंबर बोला गया होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर भी इनको बोलते हैं। ये नंबर भी एक्चुअल में एग्जिस्ट करते हैं, ये नंबर भी एक्चुअल में एग्जिस्ट करते हैं। हमने स्कूल में एक चीज पढ़ी है, नंबर लाइन। यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है। इसके बारे में डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। अभी एक छोटी चीज़ समझ लो, यहाँ पर -1 है, -2, नेगेटिव इन्फिनिटी तक, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। तो ये जो नंबर लाइन है ये रियल नंबर लाइन है। मतलब कि दुनिया के सारे रियल नंबर इस नंबर लाइन के ऊपर मौजूद हैं, जितनी भी वास्तविक संख्याएं हैं। आप कहीं पर भी बिंदु लगा दोगे तो वो एक रियल नंबर ही मिलेगा, कहीं पर भी बिंदु लगा दो। तो इस रियल नंबर लाइन के ऊपर ये कॉम्प्लेक्स नंबर मौजूद नहीं है,
इसलिए लगा स्टार्टिंग में कि ये तो इमेजिनरी हैं, दुनिया के सारे नंबर्स तो इसी नंबर लाइन पर आ गए। बट पता लगा इस नंबर लाइन के अलावा भी कुछ नंबर हैं इस डायमेंशन में नहीं है, उनको हमने यूज किया है रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करने में, तो वो एक्चुअल में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, बस उनके नाम के साथ अब इमेजिनरी चिपक चुका है तो उस नाम से हम उनको जानते हैं। क्लियर है? तो जितने भी इस नंबर लाइन के ऊपर नंबर हैं वो सारे रियल नंबर हैं। इसके अलावा इस डायमेंशन के अलावा कुछ नंबर एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि जिनका स्क्वायर नेगेटिव है उनको हम कॉम्प्लेक्स नंबर या इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। क्लियर है जी? इस डायमेंशन में नहीं शो होते। नेक्स्ट, तो ये जो -1 है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं भाई आयोटा से, इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं आयोटा, इसको आयोटा बोलते हैं, आयोटा। ये लोटा लग रहा है, लोटा मत सोचना, आयोटा, कहीं इसको पकड़ के सुबह सुबह लेके निकल जाओ। तो अब इसका एग्जाम्पल अगर दूं तो एग्जाम्पल तो मैंने आपको दे दिया, ये आयोटा, तो इस आयोटा को हम यूज करेंगे सारे कॉम्प्लेक्स नंबर बनाने में। तो अगर मैं एग्जाम्पल दूं तो जैसे कि 2 आयोटा, जैसे कि 3 आयोटा, जैसे कि -7 आयोटा, ये सारे इमेजिनरी नंबर्स हो गए हैं या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर्स हो गए। जैसे कि 2 + 5 आयोटा, कैसे भी लिख लो, आयोटा का इन्वॉल्व कर लो बस। 7 - 3 आयोटा, इसको इन्वॉल्व कर लो बस। तो सर इसका स्क्वायर करने पर एक्चुअल में नेगेटिव आएगा, करके दिखाता हूं एक बार। जैसे 2 आयोटा का आप स्क्वायर करोगे तो 2 का भी स्क्वायर हो जाएगा, आयोटा का भी स्क्वायर हो जाएगा। 2 का स्क्वायर होता है 4, और इस आयोटा का स्क्वायर मैंने आपको बताया है, आयोटा यही है √-1, आयोटा इज इक्वल टू √-1। तो आयोटा का जो स्क्वायर है वो -1 आता है। तो आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा -1, तो ये आ गया -4। तो 2 आयोटा का स्क्वायर -4 है। चाहे -7 आयोटा ले लो, इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा, -49। क्लियर है? तो ये जो नंबर है ना, इसको कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं एक्चुअल में, इसको कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर इसको भी बोलते हैं। बताता हूं कैसे। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये दो चीजों से बना है, एक तो आयोटा से, एक रियल नंबर से। 2 तो एक रियल नंबर है ना, 2 का स्क्वायर करने पर 4 आ रहा है, 2 तो एक रियल नंबर है। तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर 2 पार्ट होते हैं, एक तो रियल पार्ट होता है, रियल नंबर वाला पार्ट या फिर वास्तविक भाग, और एक दूसरा पार्ट होता है इमेजिनरी नंबर वाला पार्ट, ये काल्पनिक भाग। इमेजिनरी लिखा अगर ना दिख रहा हो तो काल्पनिक भाग। क्लियर है? तो ये जो 2 आयोटा है इसको भी मैं ऐसे लिख सकता हूं 0 + 2 आयोटा। तो 0 एक रियल नंबर है, तो ये रियल वाला पार्ट है, ये इमेजिनरी वाला पार्ट है, 2 आयोटा वाला। क्लियर? समझ में आ गई? इनके बारे में इतनी ही जानकारी होनी चाहिए, इट इज मोर देन एनफ। ये सारी बातें आपको ऑफ कोर्स पता होनी चाहिए। आगे इसको हम फर्दर क्लासीफाई नहीं करेंगे, इसके ऊपर हम क्वेश्चंस नहीं करेंगे, ये जानकारी होनी चाहिए। अब इसको मैं आगे फर्दर क्लासीफाई करूंगा, आगे इसके बारे में जानकारी हमें होनी चाहिए। हाँ जी। तो अब हम क्या करेंगे, दुनिया के अंदर जितने भी रियल नंबर हैं उनका ऑपरेशन करेंगे कि भैया रियल नंबर किस किस तरह के होते हैं, क्या होते हैं। अगर इनको मैं आगे डिवाइड करूं, क्या मैं इनको भी डिवाइड कर सकता हूं, क्या अलग अलग तरह के रियल नंबर भी होते हैं, तो देखते हैं। तो दुनिया के अंदर जितने भी रियल नंबर हैं, अगर उसको मैं 2 हिस्सों में बांटूं तो मेरे पास 2 तरह के नंबर आएंगे। उसको मैं 2 हिस्सों में बांट सकता हूं। ठीक है? तो नंबर 1 रैशनल नंबर्स यानी कि परिमेय संख्याएं, और इरेशनल नंबर्स यानी कि अपरिमेय संख्याएं। अब सर इनके बीच में फ़र्क क्या है? इनके बीच में फ़र्क ये है, वैसे तो ये रियल नंबर्स कौन से होते हैं, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि भाई इस नंबर लाइन के ऊपर जितने भी नंबर प्रेजेंट हैं वो सारे रियल हैं, और उन्हीं को मैंने 2 हिस्सों में बांटा है। इस नंबर लाइन के ऊपर 2 तरह के नंबर मौजूद हैं, एक तो इरेशनल नंबर मौजूद है, एक रैशनल नंबर मौजूद है। ठीक है? तो इरेशनल नंबर कैसे होते हैं? जैसे मान लो इस नंबर लाइन के ऊपर मैं यहाँ पर पॉइंट करूँ, फॉर एग्जाम्पल एग्जैक्टली बीच में, तो ये 0.5 है ना। तो इस नंबर लाइन के ऊपर ऐसे नंबर होंगे ना, कुछ तो ऐसे नंबर होंगे जो पूरे पूरे होंगे, जैसे कि ये 2, जैसे कि ये 3, जैसे कि 0, जैसे कि -1। कुछ ऐसे होंगे जो ऐसे पॉइंट में होंगे, जैसे 1.3,
डेसिमल फॉर्म में होंगे, है ना। और हर एक नंबर को हम डेसिमल फॉर्म में लिख सकते हैं। सर इस 2 को कैसे लिख सकते हैं? 2 को हम लिख सकते हैं 2.0, 3 को हम लिख सकते हैं 3.0। हर एक नंबर जो रियल नंबर लाइन के ऊपर मौजूद है उसको हम डेसिमल फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इरेशनल नंबर वो वाले नंबर हैं, इनको अगर हम डेसिमल फॉर्म में लिखें, इफ इन, या फिर ऐसे लिख देते हैं अगर हम इनको डेसिमल फॉर्म में लिखें तो ये आएंगे नॉन रिपीटिंग, या फिर रिपीटिंग से पहले लिख लेते हैं टर्मिनेटिंग, इट विल मेक मोर सेंस। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, रिपीटिंग या फिर रीओकरिंग, रेकरिंग भी उसको बोलते हैं, डेसिमल नंबर्स। अगर मैं डेसिमल फॉर्म में लिखूं तो देखो जनरली क्या होता है कि जैसे 1.5 है तो 1.5 क्या है, एक डेसिमल नंबर है, लेकिन ये खत्म हो गया, इसके बाद आगे क्या है, इसके बाद आगे कुछ नहीं है। लिखने को आप ऐसे भी लिख सकते हो 1.50, 1.500, बट ये कोई सेंस नहीं बनाता, ये बस खत्म हो गया, है ना। ये डेसिमल के बाद कितने पॉइंट तक है, ये 1 पॉइंट तक है। आप ये नहीं बोल सकते कि सर लाख पॉइंट तक है, मैं इसके ऊपर 99,999 जीरो लगा दूंगा, ऐसे नहीं कर सकते। ऐसे करना है तो मेरे पास आकर बोलो, फिर बताता हूँ, 2-3 डंडे मारने पड़ेंगे। तो ये डेसिमल के बाद कितने पॉइंट तक है, 2-3 पॉइंट तक है। तो कुछ डेसिमल नंबर्स ऐसे होते हैं जो डेसिमल के बाद क्या होते हैं, वो टर्मिनेट नहीं होते हैं, खत्म नहीं होते हैं, वो चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। डिटेल में इनके बारे में आगे करेंगे, अभी सिर्फ इतना समझते रहो। वो चलते रहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग है। जैसे ये टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेट हो गया, 1 डिजिट के बाद टर्मिनेट हो गया, ये 2 डिजिट के बाद टर्मिनेट हो गया, बट खत्म तो हो गया। चाहे कोई इतनी दूर जाकर खत्म हो, बट खत्म तो हो गया, टर्मिनेटिंग है। कुछ नंबर ऐसे हैं वो टर्मिनेट ही नहीं होते हैं और साथ में रिपीट भी नहीं होते हैं। मतलब है कुछ नंबर्स ऐसे हैं कि जैसे 1.535353 ऐसे रिपीट हो रहा है, 535353, 1.2777777 ऐसे इन्फिनिटी तक ऐसे चल ही रहा है। तो ये खत्म नहीं हो रही, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट नहीं हो रहे बट रिपीट हो रहे हैं। तो कुछ ऐसे नंबर हैं जो ना तो खत्म हो रहे ना ही रिपीट हो रहे, कोई शर्म नहीं है उनके अंदर। जैसे 2.42735031821453 मैं ऐसे लिखता ही रहूं, बस इसको रिपीट ना करूं, तो ये नंबर ना तो खत्म हो रहा ना ये रिपीट हो रहा, कुछ भी नहीं कर रहा है। इन नंबर्स को बोलते हैं इरेशनल नंबर्स। इन नंबर्स को, यानी कि अगर हम इरेशनल नंबर्स को डेसिमल फॉर्म में, हम दूसरी फॉर्म्स में भी लिख सकते हैं, जब हम इरेशनल नंबर्स को डेसिमल फॉर्म में लिखें तो ऐसा आएगा कि ना तो वो खत्म होगा ना ही वो रिपीट होगा, कभी इन्फिनिटी तक चलता रहेगा। तो सर कोई एग्जाम्पल देना, तो भाई साहब एग्जाम्पल है √2। √2 क्या होता है, √2 होता है 1.414, इसके आगे मुझे याद नहीं है, बट इतनी गारंटी है कि कभी भी रिपीट नहीं होता, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है और ना ही कभी खत्म होता। तो जब भी रूट के अंदर ऐसा नंबर आ जाए कि रूट जब सोल्व ना हो, जैसे √16 तो सोल्व हो जाएगा, √16 = 4, ये तो सोल्व हो गया, √25 = 5, ये तो सोल्व हो गया। तो इनके बारे में बात नहीं कर रहा जो सोल्व ना हो, है। जैसे क्यूब रूट भी लगा लो, क्यूब रूट ऑफ 5, ये भी सोल्व नहीं होएगा, तो ये भी इरेशनल नंबर है। हाँ, अब इरेशनल नंबर भी ऐसे हो सकते हैं, अगर आप एक रैशनल नंबर के अंदर, 2 तो एक रैशनल नंबर है ना भाई, 2 तो पॉइंट के बाद खत्म हो गया, 2.0 खत्म है ना, ये 0 लिखने की भी जरूरत नहीं है, हम जनरली लिखते भी नहीं है, ठीक है। तो एक रैशनल नंबर को अगर आप इरेशनल नंबर से ऐसे जोड़ेंगे, जैसे हमने कॉम्प्लेक्स नंबर देखे हैं 2 + 3 आयोटा, है ना, इमेजरी पार्ट जोड़ दिया तो वो कॉम्प्लेक्स हो गया, वो रियल नहीं रहा, तो ये भी रैशनल नहीं रहा, ये इरेशनल हो गया, एक हिस्सा आपने ये जोड़ दिया, ठीक है। तो ऐसा जैसे पाई भी एक नंबर है, ई भी एक नंबर है, जो आपने देखा होगा ई 11वीं के अंदर, तो ये पाई है। पाई कुछ स्टूडेंट को ये लगता है कि सर 22/7 पाई की वैल्यू होती है, इसको जब आप डेसिमल में लिखोगे तो ये रिपीट होने लगेगी, ये 22/7 रिपीट होने लगेगी। तो आप बोलोगे सर ये तो रिपीट हो रही है, पाई की एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं है, ये पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। 22/7 जस्ट काम को आसान बनाने के लिए हमने यूज़ किया है, पाई की एग्जैक्ट वैल्यू है 3.142
इसके बाद मुझे याद नहीं, 3 तक याद है, बट इतनी गारंटी है कि जो भी आती है रिपीट नहीं होती है और ख़त्म भी नहीं होती है पाई की वैल्यू। क्लियर है जी? तो पाई भी एक इरेशनल नंबर है, ये एग्जाम में पूछा भी जाता है। अब इन नंबर्स की एक और डेफिनेशन हो सकती है। उसको आप अभी नीचे लिख लो ऐसे, बाद में उसको समझेंगे, ठीक है? आगे ऐसे क्वेश्चन आएंगे, कंसेप्ट आएंगे, उसको बाद में समझेंगे। सिर्फ लिख लो कि कैन नॉट बी, कांट बी रिटन इन पी बाई क्यू फॉर्म। पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते इसको, इरेशनल नंबर्स को। आगे भी इसके लिखना है आपने नोट्स के अंदर, वेयर पी एंड, या फिर वेयर पी एंड क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर, पी और क्यू इंटीजर हैं, एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। सिर्फ लिख लो, बाद में समझ जाओगे, ठीक है? अब रैशनल नंबर्स की खूबियां, भाई रैशनल नंबर की क्या खूबियां हैं कि डेसिमल फॉर्म में जब आप इनको लिखोगे, ये हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, या तो ये खत्म हो जाएंगे, टर्मिनेट हो जाएंगे, जैसे कि 2.0 हो गया, 3.5 हो गया, कोई भी 7.23 हो गया, टर्मिनेट हो गए, खत्म हो गए भाई, इसके बाद आगे कुछ है ही नहीं। या फिर ये क्या होंगे, ये खत्म नहीं होंगे, तो इतनी शर्म तो है कि रिपीट हो जाएंगे, है, हमें ये तो पता रहेगा आगे क्या है। या फिर ये क्या होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग, खत्म नहीं होंगे, एंड रिपीटिंग, रिपीट हो रहे हैं, एंड रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था 1.3222 एंड सो ऑन, ये क्या है, ये एक रैशनल नंबर हो गया है भाई साहब। क्लियर है? तो इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, एग्जाम्पल आपने देख ही लिया, ये सारे एग्जाम्पल हैं रैशनल नंबर्स के। इसकी जगह भी ऐसे लिख सकते हैं, कैन बी रिटन इन पी बाई क्यू फॉर्म। मैं सिर्फ बोल के बता देता हूँ, वेयर पी एंड क्यू, इसी की तरह लिख लो, पी एंड क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर, वो इंटीजर, एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। इसको डिटेल में एक पूरे कंसेप्ट लेक्चर के अंदर करेंगे, एक कंसेप्ट लेक्चर है इनके ऊपर, वहां पर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? इरेशनल नंबर्स को हम फर्दर नहीं पढ़ेंगे आगे, हम रैशनल नंबर्स को क्लासीफाई करेंगे कि दुनिया के अंदर जितने भी रैशनल नंबर्स हैं उनको हम कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं, बांट सकते हैं, नहीं बांट सकते हैं, कैसे हम उसको देख सकते हैं। चलिए जी, रैशनल नंबर्स यानी कि परिमेय संख्याएं। तो जितने भी रैशनल नंबर्स हैं उनको आप ऐसे देख सकते हो। तो एक बात तो है कि भाई दुनिया के जितने भी रियल नंबर्स हैं, नीचे ही बना लेते हैं, ये बात क्लियर है कि दुनिया के जितने भी रियल नंबर्स हैं, जितनी भी वास्तविक संख्याएं हैं, वो सारी इस नंबर लाइन पर प्रेजेंट हैं, ये रियल नंबर लाइन है। और जो रियल नंबर्स हैं उन्हीं को मैंने तोड़ के रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर बनाया है। तो ये इरेशनल नंबर भी उस रियल नंबर लाइन पर प्रेजेंट है, ये रैशनल नंबर भी उसके ऊपर प्रेजेंट है, इसी नंबर लाइन पर प्रेजेंट है, ठीक है? तो अब मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ रैशनल नंबर की। तो रैशनल नंबर दो तरह के हैं, ठीक है? इस नंबर लाइन के ऊपर आपको दो तरह के नंबर दिखेंगे। एक तो ऐसे नंबर दिखेंगे जो कि ऐसे इन, ये जो खुट्टे हैं या फिर ये जो पॉइंट है, जैसे कि 1, जैसे कि 2, जो पूरे पूरे हैं, जो पॉइंट्स में नहीं है। एक ऐसे नंबर दिखेंगे जो पॉइंट्स में हैं, जैसे कि 0.3, 0 और 1 के बीच में 0.3 है। यहाँ पर हो सकता है -1.7, जो पॉइंट्स में है। कुछ ऐसे हैं जो पूरे हैं। तो इसको हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं, एक तो जो पूरे पूरे नंबर हैं, एक जो पूरे पूरे नंबर नहीं हैं। क्लियर है भाई? तो जो नंबर, बंद हो जाओ भाई,
रैशनल, तो जो नंबर पूरे पूरे हैं या पूरे पूरे नहीं हैं उनको पहले लिख लेते हैं, उनको हम बोलते हैं जी फ्रैक्शंस, या फिर हिंदी में भिन्ने। ये एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा 2/7, 3/5, कुछ भी आप लिख सकते हो, 1 2/7, ये सारे इसका एग्जाम्पल हो गया जो कि पॉइंट्स में है। और जो नंबर पूरे पूरे हैं उनको हम बोलते हैं जी इंटीजर्स, यानी कि पूर्ण अंक। पूर्ण मतलब कि पूरे 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 अंक, पूर्णांक। तो पूरे पूरे कौन से हैं, पूरे पूरे हैं 0 1 2 3 4 5 इन्फिनिटी तक, -1 -2 -3 इन्फिनिटी तक। ओके, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी, ऐसे लिख लो, डॉट 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 डॉट, -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिटी। ये सारे हैं जी रियल नंबर, सॉरी इंटीजर। तो इंटीजर्स के अंदर आपने एक बात देखी होगी कि कुछ तो पॉजिटिव हैं, 1 2 3 4 ये सारे पॉजिटिव हैं, एक ये 0 है और ये कुछ नेगेटिव हैं। तो यहां से आगे के सारे 1 2 3 4 इनको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स। यहां पर हम अलग से लिख देते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। कौन कौन से हैं पॉजिटिव इंटीजर्स हैं भाई, 1 2 3 4 5 इन्फिनिटी तक, ठीक है। नेगेटिव इंटीजर्स कौन से हैं, इस 1 से आगे आगे वाले ये सारे पॉजिटिव होंगे इन्फिनिटी तक, -1 से लेकर ये सारे नेगेटिव होंगे, ठीक है। तो ये हो गए माइनस इन्फिनिटी से ऐसे ऐसे आते हुए -3 -2 -1, ठीक है। तो 0 जो है वो ना तो पॉजिटिव में आई ना नेगेटिव में आई, क्योंकि ना ये पॉजिटिव है ना ये नेगेटिव है, ये एक न्यूट्रल इंटीजर है, इकलौता न्यूट्रल इंटीजर है। अगर कोई आपसे पूछे भैया ऐसा कौन सा इंटीजर है जो ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, तो वो 0 है। क्लियर है, समझ में आ गई बात। और अगर मैं यहाँ पर पॉजिटिव को हिंदी में क्या बोलते हैं, पॉजिटिव को हिंदी में बोलते हैं जी, हिंदी वाले लिखेंगे धनात्मक पूर्णांक, इंटीजर यानी कि पूर्णांक। और नेगेटिव को हम बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। क्लियर है, ठीक है ब्रदर। अब ध्यान से सुनिएगा, आप खुद ही लिखोगे नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से होंगे, मुझे ये बताओ। नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, तो नॉन पॉजिटिव का क्या मतलब है कि पॉजिटिव को छोड़कर सारे, पॉजिटिव के अलावा। तो पॉजिटिव के अलावा ये नहीं है कि नेगेटिव होंगे, पॉजिटिव के अलावा एक 0 भी तो बच गई, 0 और नेगेटिव इंटीजर्स, 0 प्लस नेगेटिव इंटीजर्स, ये सारे मिला के क्या हो गए, नॉन पॉजिटिव। इसको हिंदी में हम बोलेंगे गैर धनात्मक। और नॉन नेगेटिव कौन से होंगे भाई, नॉन नेगेटिव गैर ऋणात्मक। तो नेगेटिव को छोड़ के सारे, तो नेगेटिव को छोड़ के यानी कि 0 और पॉजिटिव, ये सारे मिलकर क्या होते हैं, नॉन नेगेटिव। ठीक, समझ में आ गई बात। अगर मैंने मिटा दिया तो वीडियो को पीछे कर लेना, वहां पर लिखा हुआ मिलेगा। कई बच्चे ये भी बोलते जल्दी मिटा देते, पीछे कर लेना। तो अब आगे देखो ध्यान से। स्टार्टिंग में है ना, आपने ये सुना होगा कि भाई 0 जो है वो इंडिया ने फाइंड की। इसका मतलब ये नहीं है कि भाई इंडिया में कोई बंदा खोद रहा था खेत में, उसके 0 निकली और इंडिया ने पूरे वर्ल्ड को दिखाया कि हमें 0 मिली है, कि भाई 0 यहाँ पर मिली है, या फिर इंडिया ने 0 का सिंबल दिया। इंडिया ने 0 फाइंड की, इसका मतलब क्या है, द कंसेप्ट ऑफ 0, यानी कि द कंसेप्ट ऑफ नथिंगनेस, कि कुछ भी ना हो हमारे पास, उसको हम, अगर मेरे पास एक भी सेब नहीं है, मेरे पास सेब है ही नहीं, तो मैं बोल सकता हूँ मेरे पास 0 सेब हैं। यानी कि ना होने को भी एक नंबर से रिप्रेजेंट करना, ये कंसेप्ट इंडिया ने दिया था। ठीक है, पहले मान लो बंदे ऐसे गिनती धीरे धीरे स्टार्ट हुई, बंदों ने ईजाद की, तो भाई तेरे पास कितने सेब हैं, तो बोले मेरे पास 4 सेब हैं, मेरे पास 2 सेब हैं, तो वो ऐसे काउंट कर लेते थे। तो नहीं थे तो वो उनको ये कंसेप्ट मैथ के अंदर यूज करना, ये इंडिया ने दिया था। ठीक है, तो सबसे पहले अपने पास क्या थे, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्याएं,
प्राकृतिक संख्याएं ये कौन सी हैं? ये वो संख्याएं हैं जीरो को छोड़कर 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक, इनको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। 1 2 3 4 जीरो नहीं है इसमें और नेगेटिव वाले भी नहीं है। जब जीरो इंक्लूड की नेचुरल नंबर्स के अंदर अगर आप जीरो इंक्लूड करोगे तो होल नंबर्स हो जाएंगे, यानी कि पूर्ण संख्याएं, यानी कि 0 1 2 3 सारे पॉजिटिव वाले इन्फिनिटी तक। तो नेचुरल नंबर क्या है? सारे पॉजिटिव इंटीजर्स। सारे पॉजिटिव इंटीजर्स क्या है? नेचुरल नंबर। और होल नंबर क्या हो गए? नॉन नेगेटिव, नेगेटिव वालों को छोड़कर बाकी सारे ये होल नंबर हो गए। तो आपको ये सारी चीजें भी पता होनी चाहिए। क्लियर है? समझ में आ गई? तो आगे हम क्या करने वाले हैं भाई? इनके मैंने आपको एग्जाम्पल तो दे दिए ना, तो एक बार, हाँ एग्जाम्पल की जरूरत है नहीं यहाँ पर। तो हम आगे फर्दर क्लासीफाई इसको करने वाले हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स हमने डिस्कस कर ली है। इसको एक बार मैं यहाँ पर बता देता हूँ। हमने दुनिया के सारे नंबर्स उठाए थे, एक बार मोटी मोटी अंडरस्टैंडिंग दे देता हूँ। हमने दुनिया के सारे नंबर्स उठाए थे, उन नंबर्स को हमने दो हिस्सों में बांटा। एक तो अपने पास मिले जी रियल नंबर्स यानी कि वास्तविक संख्याएं, और दूसरे अपने पास मिले कॉम्प्लेक्स या फिर इमेजिनरी नंबर। ठीक है, हिंदी में नहीं लिखूंगा, सम्मिश्र यानी कि सम्मिश्र और काल्पनिक संख्याएं। जब रियल नंबर्स को मैंने फर्दर बांटा तो दो हिस्सों में मैंने इसको बांट दिया। एक तो मैंने आपको बताया इरेशनल नंबर, ऐसे नंबर जो पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, या फिर जब इनको डेसिमल की फॉर्म में लिखेंगे तो ये ना तो खत्म होंगे ना ही ये रिपीट होंगे, बेशर्म है। और इनके एग्जाम्पल क्या है? इनके एग्जाम्पल √3 √2 इस टाइप के हैं, पाई। और दूसरा हिस्सा था वो था अपना रैशनल नंबर, यानी कि या फ्लो चार्ट बना लेना। ठीक है, हिंदी वाले हिंदी भी लिख लेना, ए प्री में सब कुछ रैशनल नंबर जो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, या फिर इनको अगर आप डेसिमल नंबर्स की फॉर्म में लिखोगे तो या तो ये टर्मिनेटिंग होंगे, खत्म ही हो जाएंगे, या फिर खत्म नहीं होंगे तो रिपीट होंगे एटलीस्ट। ठीक है, और रैशनल नंबर्स को भी हमने दो हिस्सों में बांटा। एक तो अपने पास हो गई जी फ्रैक्शंस, ठीक है, भिन्ने हो गई जो कि कंप्लीट नहीं है, पॉइंट्स में है, डेसिमल्स में है। ठीक है, देखो रैशनल नंबर कैसे थे? रैशनल नंबर ऐसे थे कि 3.0 भी एक रैशनल है, 1.53 भी एक रैशनल है। 3.0 1.53 से अलग है ना, कुछ खास है, 3 ये पूरा है। ठीक है, ये पूरा नहीं है, अभी 2 बना नहीं है, ना 2 है ना 1 है। तो जो पूरे नहीं थे उनको उठाकर हमने यहाँ पर रखा फ्रैक्शंस। वैसे 3/1 भी फ्रैक्शन ही है, ऐसी बात नहीं है, वो भी फ्रैक्शन है, वैसे फ्रैक्शनल फॉर्म में ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, लिखा जा सकता है वैसे। यहां पर हमने इंटीजर्स को उठाया। एक तो हो गए फ्रैक्शंस, और दूसरा हमने दो हिस्सों में रैशनल नंबर्स को डिवाइड किया, दूसरा हो गया जी इंटीजर्स। फिर इंटीजर्स की आगे मैंने फर्दर क्लासिफिकेशन बताई, नेगेटिव हो गए, जीरो हो गया, न्यूट्रल और पॉजिटिव हो गए, और नेचुरल नंबर हमने किए, होल नंबर किए। ठीक है, तो इसको आप ऐसे लिख लेना इस फ्लो चार्ट को। अब हम इनको फर्दर क्लासीफाई करेंगे ओके। तो इन नंबर्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा एक एक स्लाइड के ऊपर। ठीक है, एक बार आप इन सभी को भी लिख सकते हो, या फिर इन सभी को लिखना रहने दो, एक एक करके लिखेंगे। इवन नंबर क्या है, ओड नंबर क्या है, एक एक को डिटेल में हम समझेंगे, प्यार से जितना हमने समझना है, फिर बाद में हम क्वेश्चन करेंगे इनके ऊपर बेस्ड, है ना। तो ये देखो जी, तो सबसे पहले इवन नंबर्स क्या होते हैं? एनी नंबर इन द फॉर्म ऑफ 2n वेयर n इज एन इंटीजर। कोई भी नंबर जो 2 × n इस फॉर्म में हो, जहां पर n एक पूर्णांक है, इंटीजर है। इंटीजर कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले तो ये देखते हैं। इंटीजर होते हैं -∞, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 और इन्फिनिटी तक, ये सारे इंटीजर हैं, हमने डिस्कस किए। तो कोई भी नंबर जो इस फॉर्म में हो, यानी कि वो क्या हो सकता है? 2 गुणा में कोई भी इंटीजर, तो 2 गुणा में -3, एग्जाम्पल लिख रहे हैं, 2 गुणा में -3 क्या आएगा? -6, -4, कोई भी नंबर है। 2 गुणा में 0 क्या आएगा? 0, ये भी एक इवन नंबर है। 2 गुणा में 2 4, ये भी एक इवन नंबर है। 5 इंटीजर है क्या? 5 भी इंटीजर है, तो 2 5 10,
ये भी एक इवन नंबर है। 2 छक्के 12, ये भी एक इवन नंबर है। समझ में आ गई? तो कई बार बच्चों को लगता है कि जो इवन नंबर हैं वो सिर्फ पॉजिटिव ही हो सकते हैं, ठीक है। ऐसे नंबर जो 2 से डिविजिबल हैं उनको हम इवन नंबर बोलते हैं, बट ये नहीं है कि वो पॉजिटिव ही होंगे, धनात्मक ही होंगे। 0 भी एक इवन नंबर है, क्योंकि इवन नंबर की डेफिनेशन है जो मैथमेटिक्स के अंदर है, और ये नेगेटिव वाले भी इवन नंबर हैं। क्लियर है? ये बात समझ में आ गई? इनको हिंदी में क्या बोलते हैं जी? सम संख्याएं। नेक्स्ट अपने पास है जी इवन के अलावा इवन नंबर्स। अगर नंबर लाइन के इंटीजर्स जितने भी इंटीजर हैं, उनमें से अगर आपने इवन इंटीजर उठा लिए तो बाकी सारे ऑड इंटीजर बच जाएंगे। अगर आपने इवन इंटीजर उठा लिए तो बाकी सारे ऑड बच जाएंगे। ऐसे भी आप देख सकते हो, या फिर ऐसे देख सकते हो, एनी नंबर इन द फॉर्म ऑफ 2n+1, यानी कि 2 से डिवाइड ना हो, 2 का मल्टीपल ना हो, ठीक है। तो ये कौन कौन से नंबर हैं जी? जैसे कि -3 हो गया, -5 हो गया, -7 हो गया, 1 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11, 13, मतलब समझ रहे हो? ऐसे नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं है उनको विषम बोलते हैं, उनको ओड बोलते हैं। उनमें पॉजिटिव भी आ सकते हैं, नेगेटिव भी आ सकते हैं। 0 जो है वो इवन में चली गई है, वो सम संख्या है, ठीक है जी। क्लियर है? वेयर n इन एन इंटीजर, जैसे आप यहाँ पर n की जगह पर 2 पुट करोगे तो 2 दूनी 4 और 1 5 आ जाएगा। अगर आप इस n की जगह पर -5 पुट कर दोगे तो क्या आ जाएगा? -5 × 2, माइनस का 10 + 1 तो -9 आ जाएगा। ये एक ओड इंटीजर है। तो नेगेटिव वाले भी शामिल होते हैं, पॉजिटिव वाले भी शामिल। क्लियर है जी? नेक्स्ट अपने पास है जी प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स का क्या मतलब है? अभाज्य संख्याएं, हिंदी में इनको बोलते हैं। ए नेचुरल नंबर हैविंग एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स। तो ये नेचुरल नंबर ही हो सकते हैं, प्राकृतिक संख्याएं हो सकते हैं। प्राइम नंबर नेगेटिव नहीं होते। क्लियर है? तो होते कौन कौन से नंबर हैं? तो ये वो नंबर हैं भाई साहब, एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स को एक बार भूल जाओ, जो कि अनब्रेकेबल हैं। एक हिसाब से हम बोल सकते हैं, हम इनको फर्दर तोड़ नहीं सकते। जैसे कि जो 6 है, 6 को आप फर्दर तोड़ सकते हो क्या? कि 2 × 3, 6 2 चीज़ों से बना हुआ है, ठीक है। 3 है, 3 को आप तोड़ ही नहीं सकते। कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर मैं इसको तोड़ दूंगा, कि 3 × 1, ये देखो मैंने तोड़ दिया। तो मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं आपको एक बात बोलूँ कि मेरे पास एक डिब्बा है, इस डिब्बे को कुल्हाड़ी से काट दो, तो एक बंदा इस डिब्बे को काट कर लेकर आया, मान लो ये 6 वाला डिब्बा है, ये डिब्बा छोटा हो गया 2 और 3 ऐसे, तो 6 तो ब्रेकेबल है, ऐसे 2 हिस्सों में तोड़ा। ये डिब्बा है, ये 2 छोटे छोटे हिस्सों में टूट गया। मैंने आपको एक डिब्बा दिया तो आपने बोला कि मैंने इसको 2 हिस्सों में तोड़ दिया। एक जगह तो वही डिब्बा रख दिया और दूसरी जगह कुछ भी नहीं रखा, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन के अंदर 1 का मतलब है कि कुछ भी नहीं। 1 को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करो, सेम ही नंबर रहता है, कोई भी फर्क नहीं डालता। तो आप ये थोड़ी बोलोगे मैंने इसको 2 हिस्सों में तोड़ दिया, एक हिस्सा तो साबुत है, एक हिस्सा खाली है, तो वो टूटा ही नहीं, वो तो अनब्रेकेबल है। तो ये नंबर हैं जो टूट ही नहीं सकते फर्दर, ठीक है। एक हिसाब से प्राइम नंबर की मैं सेंस आपको दे रहा हूं, तो ये हैं प्राइम नंबर्स, ठीक है। हाँ, इस डेफिनेशन के हिसाब से आप ये बोलोगे 1 भी तो नहीं टूट रहा, 1 नहीं है प्राइम नंबर। एग्जैक्ट मैथमेटिकल जो डेफिनेशन है वो ये है प्राइम नंबर्स की। ए नेचुरल नंबर हैविंग एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, यानी कि जो 3 है ये सिर्फ 2 ही चीजों से डिवाइड होता है, 3 से और 1 से। जो 5 है वो 2 ही चीजों से डिवाइड होता है, 5 से और 1 से। इसके 2 ही फैक्टर हैं, 2 ही चीजें इसको डिवाइड कर पा रही हैं। जो 7 है वो 2 ही चीजों से डिवाइड होता है, 7 से और 1 से। जो 2 है वो 2 ही चीजों से डिवाइड होता है, 2 से और 1 से। क्लियर है? जो 1 है ये एक ही चीज से डिवाइड होता है, 1 से। तो ये 2 चीजों से तो डिवाइड नहीं होता, तो ये प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या है? वो नंबर एग्जैक्टली 2 नंबर से डिवाइड होना चाहिए। इसकी डेफिनेशन ये नहीं है, कभी कभी स्टूडेंट ये सोचते हैं कि जो नंबर खुद से भी और 1 से भी डिवाइड हो, तो 1 खुद से भी डिवाइड हो रहा है क्योंकि ये खुद 1 है, और 1 से भी डिवाइड हो रहा है, तो ये उस डेफिनेशन को तो क्वालिफाई कर रहा है, बट ये प्राइम नहीं है। समझ में आ गया ना? तो एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या हो जाएगी? एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, इसके जो एग्जैक्टली 2 नंबर से डिवाइड हो। तो जो 6 है ये भाई साहब 6 से भी डिवाइड हो रहा है, 1 से भी डिवाइड हो रहा है, 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है, ये तो 4 नंबर से डिवाइड हो रहा है। किसी भी नंबर को अगर आप ऐसे तोड़ पाओगे तो वो डेफिनेटली 2 से ज़्यादा नंबर से डिवाइड हो रहा है, क्योंकि बिना तोड़े वो 6 से भी डिवाइड हो रहा है, खुद से भी और 1 से भी। तोड़ दिया तो और नंबर्स आ जाएंगे जिनसे वो डिवाइड होएगा, अगर वो टूट रहा है तो। ठीक है, तो प्राइम नंबर समझ में आ गए भाई?
तो प्राइम नंबर कौन कौन से हैं अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो स्टार्टिंग के प्राइम नंबर लिखें एक बार, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 2, 3, 5, 7, 11 आपने बचपन में किए होंगे, 11, 13, 17, 19, 23, 29, ये स्टार्टिंग के कुछ मैंने प्राइम नंबर्स लिख दिए हैं। क्लियर है? इन प्राइम नंबर्स को अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे आपको कुछ चीज़ें पता चलेंगी। जैसे इनमें इकलौता प्राइम नंबर जो कि इवन है, एक तो आपको ये चीज़ पता लगेगी कि 2 जो है वो सबसे छोटा जो प्राइम नंबर है वो 2 है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2। और ऐसा प्राइम नंबर जो इवन है, एक ही प्राइम नंबर है जो इवन है, तो ओनली इवन प्राइम नंबर, एक इकलौता अभाज्य संख्या, एक इकलौती अभाज्य संख्या जो कि सम है वो 2 है। क्लियर है? समझ में आ गई बात? और एक आधी और बातें मैं आपको बताता हूं कि 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, बता दिया मैंने। 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर, 2 इकलौता ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन है। एंड नेक्स्ट, ऑल दी प्राइम नंबर्स एक्सेप्ट 2 and 3, 2 और 3 को एक बार छोड़ दो, इसके अलावा दुनिया के जितने भी प्राइम नंबर हैं वो ऐसे लिखे जा सकते हैं, वो 6 के मल्टीपल से या तो एक आगे है या एक पीछे है। जैसे मैं क्या कह रहा हूं सुनो जरा ध्यान से। 6 का मल्टीपल सबसे पहले क्या हो गया? 6। अगला मल्टीपल क्या हो गया? 12। अगला मल्टीपल क्या हो गया? 6 का पहाड़ा गाओ 28, 24। तो दुनिया के जितने भी प्राइम नंबर हैं वो 6 के मल्टीपल से या तो एक पहले होंगे या एक बाद में, इसके अलावा कहीं पर भी हो ही नहीं सकते। ऑल प्राइम नंबर्स कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ, इस फॉर्म में या फिर इस फॉर्म में, एक ही बात है। 6 के मल्टीपल से, मान लो 6 का ये मल्टीपल है, इससे कोई नंबर एक पहले है, तो 6 के पुराने वाले मल्टीपल से 5 ज़्यादा है, इससे 5 बाद में है। अगर इस 6 के मल्टीपल से एक कम है तो पुराने वाले 6 के मल्टीपल से 5 आगे है। तो 6n + -1 और 6n + -5 बराबर बात है, इसको हम यूज़ करेंगे क्योंकि 1 छोटा है। तो 6 के मल्टीपल से, इस बात को ध्यान से समझिएगा क्योंकि यहां पर गलत समझ सकते हैं। ऑल प्राइम नंबर्स कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 6n + -1 वेयर n इज ए नेचुरल नंबर। तो दुनिया के हर एक प्राइम नंबर को आप ऐसे लिख सकते हो, यानी कि कोई भी प्राइम नंबर अगर ऐसे मिलेगा, दुनिया के हर एक प्राइम नंबर को आप ऐसे लिख सकते हो। अगर कोई प्राइम नंबर है तो उसको आप ऐसे लिख सकते हो, लेकिन अगर किसी नंबर को आप ऐसे लिख पाए तो ये नहीं है कि वो प्राइम होगा। अगर वो नंबर प्राइम है तो पक्का हम उसे ऐसे लिख पाएंगे, यानी कि अगर कोई नंबर प्राइम है तो वो पक्का या तो 6 के मल्टीपल से एक पहले मिलेगा या बाद में मिलेगा, इन दो में से एक ही जगह पर मिलेगा प्राइम। लेकिन ये गारंटी नहीं है कि अगर कोई नंबर 6 के मल्टीपल से एक पहले या एक बाद में बैठा हो तो वो पक्का प्राइम होगा, ये गारंटी नहीं है। समझ गए? इस लोकेशन पर होने वाला हर एक नंबर प्राइम नहीं है, 6 के मल्टीपल से एक पहले और एक बाद में। लेकिन अगर कोई भी नंबर प्राइम है तो वो पक्का इन दोनों में से एक जगह मिलेगा, वो या तो 6 के मल्टीपल से एक पीछे रह गया या एक बाद में। हम देखते हैं 6 के पहले मल्टीपल से एक पहले 5 प्राइम है, एक बाद में 7 प्राइम है, इससे एक पहले 11, एक बाद में 13 प्राइम है, एक पहले 17 प्राइम है, एक बाद में प्राइम है। अब तक तो आपको लग रहा होगा कि अरे सारे तो हैं, अभी देखते हैं। एक पहले 23 और एक बाद में 25, 25 तो प्राइम नंबर है नहीं ना भाई, 25 तो 5 से डिवाइड हो रहा है, 5 25, तो ये 25 से भी डिवाइड हो रहा है, 1 से भी, 5 से भी, ये तो कंपोजिट नंबर है, तो टूट सकता है 5 × 5। ठीक है, फिर से एक बार स्टेटमेंट को देखते हैं, क्या कि 6 के मल्टीपल से एक बाद में या एक पहले जो भी नंबर्स हैं वो सारे प्राइम नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा कि यहां पर जितने भी नंबर होंगे सारे प्राइम होंगे, लेकिन दुनिया के जितने भी प्राइम हैं, 2 और 3 को छोड़ के, वो 6 के मल्टीपल से या तो एक पहले मिलेंगे या बाद में मिलेंगे, इन्हीं में से किसी एक जगह वो बैठ सकते हैं। ऐसा क्यों है सर, वो मैं आपको बता देता हूं, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो, मान लो p एक प्राइम नंबर है, ठीक है, तो इससे एक पहले हम नंबर ले लेते हैं p-1 और एक बाद में एक नंबर ले लेते हैं p+1। ठीक है, तो एक बात तो आपको पता है कि p अगर एक प्राइम नंबर है तो ये पक्का ओड होगा, 2 को छोड़कर, 2 के अलावा सारे प्राइम नंबर ओड हैं। ठीक है, तो यहां पर 2 और 3 को तो हमने उस कंडीशन से निकाला था कि 2 और 3 के अलावा 6n + -1 फॉर्म में है, तो 2 को एक बार हटा दो, 2 को हटाकर दुनिया के सारे प्राइम नंबर ओड हैं, तो 2 और 3 को हटाकर ये पक्का ओड होगा, 2 और 3 तो हमने हटा रखे हैं। जी हाँ,
तो अगर ये ओड होगा तो p-1 इससे पहले वाला नंबर, अगर ये नंबर 13 ओड है तो इससे पहले इवन मिलेगा, कंसेक्यूटिव नंबर मैं ले रहा हूं, लगातार नंबर, ये भी इवन मिलेगा है जी। तो अगर ये ओड है तो ये पक्का इवन होगा, आप बोलोगे जी हाँ, तो ये पक्का इवन होगा। तो देखो 10 में 2 जोड़े 12, में 2 जोड़े 14, में 2 जोड़े 16। तो जो संख्याएं 2 से डिवाइड होती हैं वो 2-2 के गैप पे हैं, 2-2 के गैप पे हैं। यानी कि अगर आप कोई भी 2 नंबर लिखोगे ना, कोई भी 2 नंबर लगातार, उनमें से एक नंबर पक्का 2 से डिवाइड हो रहा होगा, पक्का। कोई भी 2 नंबर अगर आपने उठाए, 10 और 11 में से 10 डिवाइड हो रहा है, 11 और 12 में से 12 डिवाइड हो रहा है, 12 और 13 में से 12 डिवाइड हो रहा है, कोई भी 2 कंसेक्यूटिव नंबर उठाए तो पक्का 1 2 से डिवाइड होएगा। तो कंसेक्यूटिव 2 नंबर्स, कोई भी लगातार 2 नंबर अगर हम उठाते हैं तो उनमें से 1 2 का मल्टीपल मिलता है। ऐसे ही कंसेक्यूटिवली 3 नंबर उठाओगे ना, ऐसे 14 15 16, तो उनमें से एक कोई भी 3 उठा लो, कोई, अच्छा ये ऐसे मिटेगा नहीं, कोई भी 25 26 27, तो लगातार 3 नंबर उठाओगे तो उनमें से एक आपको 3 का मल्टीपल भी मिलेगा, क्योंकि 3 के मल्टीपल हर एक तीसरे नंबर पे मिलते हैं। कोई भी 4 नंबर उठाओगे तो एक नंबर पक्का 4 का मल्टीपल मिलेगा। तो ये 3 नंबर हैं, इनमें से ये जो ओड नंबर है ये ना तो 2 का मल्टीपल होगा ना 3 का होगा। क्यों सर 3 का क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर ये 3 का मल्टीपल होता तो प्राइम कहाँ होता? पी तो मैंने प्राइम ले रखा है ना, प्राइम थोड़ी होता है ये तो किसी भी चीज से डिवाइड नहीं होता, खुद से होता है और 1 से होता है, ठीक है। तो 3 लगातार मैंने नंबर लिए हैं, या तो उनमें से ये 3 का मल्टीपल होगा या ये 3 का मल्टीपल होगा, ये श्योर है। इन दोनों में से एक 3 का मल्टीपल होगा। तो ये दोनों नंबर 2 के मल्टीपल तो हैं, इवन नंबर हैं। तो मान लो ये 3 का मल्टीपल है तो ये 2 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी डिवाइड होता है, पक्का 2 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी। तो 2 × 3 6, तो ये पक्का 6 से भी डिवाइड होता है, ये 6 का मल्टीपल है। तो ये प्राइम नंबर 6 के मल्टीपल से एक आगे चला गया ना। या फिर मान लो ये 3 का मल्टीपल नहीं था, ये वाला 3 का मल्टीपल था, तो ये नंबर 3 का मल्टीपल भी है, 3 से भी डिवाइड होता है, 2 का मल्टीपल भी है, तो 2 3 6, 6 का मल्टीपल होगा। तो प्राइम नंबर 6 के मल्टीपल से एक पहले है। तो इन तीनों में से या तो ये 3 का मल्टीपल है या ये 3 का मल्टीपल है। तो या ये 6 के मल्टीपल से एक आगे है या एक पीछे है। हर एक प्राइम नंबर की मजबूरी है 6 के मल्टीपल से एक पहले या एक पीछे बैठना, ठीक है। ये प्रूफ याद रहे तो ठीक है, नहीं याद रहे तो भी ठीक है। ठीक है जी। नेक्स्ट देखो, 357 इज ओनली ग्रुप ऑफ 3 प्राइम्स विच आर कंसेक्यूटिव ओड्स। तो कंसेक्यूटिव ओड नंबर, लगातार ओड नंबर क्या होते हैं? ये 1 3 5 7 9 11 13 लगातार ओड नंबर मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। इनके बीच वाले तो इवन होंगे। तो 3 5 7 ये जो ग्रुप है ये इकलौता ऐसा ग्रुप है जो कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स हैं, यानी कि इनके बीच में 2 2 का गैप है। कंसेक्यूटिव ओड नंबर में 2 2 का गैप होगा, कंसेक्यूटिव इवन नंबर में 2 2 का गैप होगा। तो ये इकलौता ऐसा ग्रुप है जिनमें 2 2 का गैप है, यानी या फिर जो कंसेक्यूटिव ओड्स हैं और साथ में तीनों प्राइम भी हैं, साथ में तीनों प्राइम भी है। आप बोलोगे सर ये इकलौता क्यों है? देखो ये 6 है, ये 12 है, ये 18 है। तो प्राइम नंबर एक ही जगह पर मिल सकता है, वहां पर मिलने वाला हर एक नंबर प्राइम नहीं होता, लेकिन उसकी मजबूरी है कि 6 के मल्टीपल से एक पहले या एक बाद में मैं बैठूंगा। तो 6 के 2 मल्टीपल में कितने का गैप होता है? 6 के 2 मल्टीपल में गैप होता है जी 6 का। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा? अगर 2 प्राइम नंबर के बीच का मैं गैप देखूंगा तो ये 6 से एक आगे है यानी कि 7, और ये 12 से एक पहले है 11। तो 2 प्राइम नंबर में मिनिमम 4 का गैप होगा अगर आप 2 और 3 को एक बार छोड़ दो तो। रुको, ये मैं थोड़ा सा अलग तरीके से बता गया, सॉरी माय मिस्टेक। कुछ और मैं कहना चाह रहा था। यहाँ पर हम किस चीज़ को प्रूव कर रहे हैं? हम प्रूव कर रहे हैं कि इकलौता। हाँ, अब देखो ध्यान से क्या होएगा, फिर से एक बार ध्यान से सुनो कि 5 और 7 ये जो 2 प्राइम नंबर्स हैं इनके बीच में कितने का गैप है? इनके बीच में 2 का गैप है, ठीक है। ये लगातार प्राइम नंबर है, लगातार कंसेक्यूटिव ओड नंबर है, लगातार विषम संख्या है, इनके बीच में 2 का गैप है। लेकिन इसके बाद अगर आपको अगला प्राइम चाहिए तो मिनिमम 4 आगे होगा, फिर वो 9 नहीं हो सकता।
इस 13 के बाद 18 से पहले 17, तो 2 तो आपको मिल जाएंगे कंसेक्यूटिव ओड जो प्राइम, आगे भी आपको मिल जाएंगे, बहुत आगे तक आपको मिल सकते हैं, लेकिन तीसरा नहीं मिलेगा। तीसरा फिर मिनिमम यहाँ पर 2 का गैप है तो वो या तो 4 आगे होगा, तीसरे को इंक्लूड करोगे, या यहाँ से 4 पीछे। तो ये इकलौता, बिकॉज 2 और 3 उस रूल से बाहर है ना, 6n + -1 से, तो यहाँ पर क्या हुआ, हमें मिल गए 3 5 7। तो एक ही दुनिया में पेयर है प्राइम नंबर जो 3 लगातार हैं और इनमें 2 2 का गैप है, 3 कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स हैं और जो तीनों प्राइम है, ठीक है। और ये यूज होएगा, इसीलिए बता रहा हूँ, ठीक है, हर एक चीज़ को इंपॉर्टेंट समझना। तो भाई एक तो होते हैं प्राइम नंबर्स और एक होते हैं कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट यानी कि संयुक्त संख्याएं। कंपोजिट का क्या मतलब होता है, कंपोजिट यानी कि जो चीज़ों से मिलाकर बना हो, जैसे कि 6 जो है वो किस किस से बना है, 2 और 3 से बना है। जो 24 जो है वो किस किस से बना है, 24 बना है इन सारी संख्याओं से, 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24, इन सारी संख्याओं से बना है। ये 24 की कंपोजिशन क्या है, 24 की कंपोजिशन है 2 2 2 3, संयुक्त संख्या है, कई चीज़ों को मिलाकर बनी है, ठीक है। तो जो प्राइम नंबर हैं वो अनब्रेकेबल हैं, वो टूट नहीं सकते, लेकिन जो कंपोजिट नंबर है उनको तोड़ा जा सकता है, ठीक है। इसको आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो कि जो प्राइम नंबर्स हैं वो क्या हैं, वो ईंटें हैं। अब आप बोलोगे सर ईंटों को तो तोड़ा जा सकता है, अगर आप ईंट को तोड़ दोगे तो वो तो आधी ईंट हो गई ना, चीज़ों को साबुत रखना है, ठीक है। अगर मैं आपको ये बोलूँ आपके घर में क्या क्या है, तो आप बोलोगे मेरे घर में पंखा है, मेरे घर में टेबल है, मेरे घर में कुर्सी है, मेरे घर में लाइट है, और जो जिस भी मटेरियल से घर बना है, मेरे घर में सीमेंट है और ईंट है। तो ईंट क्या है, छोटी से छोटी यूनिट है, इसको हम फर्दर तोड़ नहीं सकते, फिर वो आधी ईंट हो जाएगी, ठीक है। तो प्राइम नंबर क्या है, ईंटें हैं जिसको हम फर्दर खोल नहीं सकते। और घर क्या है, घर एक कंपोजिट नंबर है, वो ईंट पंखा कुर्सी इन सारी चीज़ों से मिलकर बना है। तो कोई भी कंपोजिट नंबर है वो अलग अलग तरह के प्राइम नंबर से बना है। मान लो आपका घर अलग अलग तरह की ईंटों से बना हो, ईंटों को हम फर्दर नहीं तोड़ सकते, बट दीवार को हम ऐसे तोड़ सकते हैं ना, ईंटों में अलग अलग कर सकते हैं। तो कोई भी कंपोजिट नंबर अगर आप तोड़ोगे तो वो अलग अलग प्राइम नंबर से मिलकर बना होगा। जैसे 24 के अंदर 3 बार 2 आया, 1 बार 3 आया, प्राइम नंबर से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। ये मैं आपको इसकी सेंस दे रहा हूं कि कंपोजिट नंबर होता क्या है। हमेशा जब आप इसको फर्दर तोड़ोगे तो आगे मैं इस 24 को तोड़ता रहूंगा, मैंने इसको तोड़ दिया कि ये लो 8 3 24, या 6 चौके 24 कैसे भी तोड़ दो, फिर मैंने 8 को भी तोड़ दिया, 4 दूनी 8। 3 को मैं तोड़ सकता हूँ क्या, नहीं तोड़ सकता। आप बोलोगे 3 और 1, वो तोड़ा कहाँ, मैंने बताया ना टूट ही नहीं सकता। 4 को मैंने तोड़ दिया, अब आगे मैं तोड़ सकता हूँ, नहीं तोड़ सकता। क्यों नहीं तोड़ सकता, क्योंकि प्राइम नंबर आ गए। प्राइम नंबर वही नंबर हैं जो अनब्रेकेबल हैं। तो ये देखो कोई भी नंबर प्राइम नंबर से ही मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है। और जो भाई प्राइम नंबर से मिलकर बना हो एक से ज्यादा, वो कंपोजिट नंबर हो जाता है। तो प्राइम नंबर की डेफिनेशन थी, ए नेचुरल नंबर हैविंग एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, इसके 2 ही फैक्टर हैं, वो खुद से डिवाइड हो रहा है और 1 से डिवाइड हो रहा है। अगर इससे ज्यादा से वो डिवाइड हो रहा है तो वो कंपोजिट है। जैसे कि 6 है, 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी हो रहा है, 6 से भी हो रहा है, 1 से भी हो रहा है, खुद से और 1 से तो होगा ही, उसके अलावा 2 और 3 से भी हो रहा है, तो ये कंपोजिट नंबर है, ठीक है। तो 3 तरह के नंबर हैं भाई, एक तो हो गए प्राइम नंबर्स जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर हैं, एक हो गए कंपोजिट नंबर जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर हैं, एक हो गया 1। 1 कितने नंबर से डिवाइड हो सकता है, एक ही नंबर से डिवाइड हो सकता है 1 से, इसके तो 2 से भी कम फैक्टर हैं। तो 1 ना प्राइम है ना कंपोजिट है, मैंने पहले भी आपको बताया, ना प्राइम है ना कंपोजिट है, ठीक है। 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ना ही अभाज्य संख्या है ना ही संयुक्त संख्या है। नेक्स्ट अपने पास है जी को प्राइम नंबर्स। तो ये वर्ड आपने सुना होगा कि को वर्कर, ऐसे बंदे जो साथ में काम करते हैं, को वर्कर। 2 वर्कर जो एक ही कंपनी में लगे हैं, कुलीग्स भी बोलते हैं इनको, को वर्कर हो गए। तो ऐसे ही को प्राइम का क्या मतलब है, ऐसे नंबर, ये नहीं है कि दोनों जो साथ साथ प्राइम है, 2 प्राइम, ऐसे नंबर जो एक दूसरे के हिसाब से प्राइम है, यानी कि उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। जैसे कि 18 और हो गया जी 35, तो 18 क्या प्राइम नंबर है, 18 प्राइम नंबर तो नहीं है। और कोई भी एक नंबर को प्राइम नहीं होता कि एक नंबर को प्राइम है,
को प्राइम का को का मतलब क्या है कि दूसरे नंबर के रिलेशन में। तो 18 जो है वो 35 के रिलेशन में, 18 35 के रिलेशन में को प्राइम है, क्योंकि 18 और 35 में कुछ भी कॉमन है नहीं, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। 35 बना है 5 और 7 से, 18 किस किस चीज से बना है, 2 से और 3 से, 2 3 3, तो इनमें कुछ भी कॉमन है नहीं, है ना। तो 18 और 35 आपस में क्या है, को प्राइम है। इन दोनों का प्राइम होना जरूरी नहीं है, और ये नहीं है कि अच्छा ये कंपोजिट ही होंगे, ऐसा होना भी जरूरी नहीं है, दोनों प्राइम भी हो सकते हैं। 5 और 7 भी को प्राइम है, 5 और 13 भी को प्राइम है, ठीक है। एक नंबर भी प्राइम हो सकता है, दूसरा कंपोजिट हो सकता है। 5 और 18 भी को प्राइम है, इनमें क्या कुछ कॉमन है, नहीं। जिनमें कुछ भी कॉमन ना लिया जा सके, 4 और 6 इनमें तो कॉमन है भाई, 2 कॉमन है। अगर मैं इन दोनों में से 2 को कॉमन लूंगा तो 2 और 3 बचेंगे, इनमें 2 कॉमन है, 2 से दोनों डिवाइड होते हैं, तो ये को प्राइम नहीं है। जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो, यानी कि जिनका HCF 1 हो, उसी बात को कहने का मैथमेटिकल वे है, जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो, जिनमें कॉमन कुछ भी ना हो, जिनमें कॉमन 1 हो, 1 से बड़ा कुछ भी कॉमन ना हो, 1 तो दोनों में है ही ना, तो 1 से बड़ा कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ये दोनों क्या हो गए, ये को प्राइम हो गए, सह अभाज्य संख्याएं हो गई। तो नंबर को प्राइम एक दूसरे के रिलेशन में होते हैं, खुद को प्राइम नहीं होएगा, ठीक है। तो 18 35 के साथ को प्राइम है, लेकिन 18 12 के साथ तो को प्राइम नहीं है। 12 और 18 में तो 6 कॉमन है, तो एक दूसरे के रिलेशन में को प्राइम है कि नहीं है। तो 2 को प्राइम नंबर में दोनों प्राइम भी हो सकते हैं, दोनों कंपोजिट भी हो सकते हैं, एक प्राइम एक कंपोजिट भी हो सकता है, ठीक है। ऑल्सो कॉल्ड एज म्यूचुअली प्राइम, इनको को प्राइम भी बोलते हैं, म्यूचुअली एक दूसरे के रिलेशन में प्राइम, रिलेटिवली प्राइम एक दूसरे की रिलेशन में प्राइम, रिलेटिवली प्राइम नंबर भी बोलते हैं। इन्हीं नंबर के नाम है। नेक्स्ट इज परफेक्ट नंबर्स। तो भाई परफेक्ट नंबर्स कौन से होते हैं, इनको हिंदी में संपूर्ण संख्याएं या फिर परिपूर्ण संख्याएं भी बोलते हैं। ए पॉजिटिव इंटीजर whose sum of positive factors is double of itself। मैं समझाता हूं, जैसे 6 है, 6 के पॉजिटिव फैक्टर्स मतलब कि वो नंबर जो 6 को डिवाइड करते हैं, 1 2 3 और 6, क्योंकि इसके नेगेटिव फैक्टर भी हैं। -2 भी तो डिवाइड करता है, इसको नहीं करता, -2 6 को डिवाइड करता तो है, तो इसके नेगेटिव फैक्टर्स भी हैं। ऐसे नंबर भी हैं नेगेटिव में जो 6 को डिवाइड करते हैं, लेकिन हम सिर्फ पॉजिटिव की बात कर रहे हैं। तो एक नंबर जिसके पॉजिटिव फैक्टर्स को अगर मैं जोड़ूं, 6 और 3 9 और 2 11 और 1 12, तो उस नंबर से डबल नंबर आए। देखो 6 का डबल आया है 12। सर क्या ऐसा हर एक नंबर के साथ होता है? हर एक नंबर के साथ नहीं होता, कुछ ही नंबर होते हैं। जैसे 10 के फैक्टर क्या क्या हैं, 10 को क्या क्या डिवाइड करता है? 10 को डिवाइड करने वाले नंबर हैं 1 2 5 और 10। तो इनका अगर आप सम करोगे, 10 को डिवाइड करने वाले नंबर हैं, तो 10 और 5 15 और 2 17 और 1 18। देखो 10 का डबल नहीं है, तो 10 एक परफेक्ट नंबर नहीं है। तो परफेक्ट नंबर वो नंबर है जिसके फैक्टर्स का अगर हम सम करें तो उससे डबल आएगा, ठीक है। या फिर ऐसे भी बोल सकते हो, कई जगह ऐसे भी डेफिनेशन लिखी है, अगर उस नंबर के हम फैक्टर्स उस खुद को छोड़कर अगर उनका सम करें तो उस नंबर के बराबर आएगा 3 2। तो भाई खुद को मिला लोगे तो उसके अलावा अगर उतना ही है, उसको मिला लोगे तो डबल हो जाएगा, उसको नहीं मिलाओगे तो उसका ही जितना हो जाएगा। नॉट ए बिग डील, आप समझ गए, ठीक है। तो ऐसे कुछ ही नंबर हैं। तो स्टार्टिंग के नंबर मैं आपको बता देता हूं क्योंकि ये वर्ड यूज हुआ है कई बार। तो इसके आगे और भी नंबर हैं ऐसे जो परफेक्ट नंबर हैं, लेकिन वो और बड़े बड़े होते जाएंगे। तो ये आप लिख सकते हो अपनी नोटबुक के अंदर। 6 सबसे छोटा परफेक्ट नंबर है। 6 के बाद अगला नंबर जो परफेक्ट नंबर है वो 28 है, इसके बाद अगला ये है, उसके बाद अगला ये है। इनको निकालने के लिए मेथड्स भी बने हैं, बट हमारे सब जो सिलेबस है उसके रिलेवेंट नहीं। इसकी डेफिनेशन पता होना इज एनफ, और ये 4 नंबर एग्जाम्पल में लिख लो, ये याद रह जाए तो ठीक है, अदरवाइज हम सम ऑफ फैक्टर्स बहुत इजीली कर सकते हैं, आगे हम पढ़ेंगे। टेंशन लेने की जरूरत भी नहीं है, किसी भी नंबर के फैक्टर्स का सम हम इजीली निकाल सकते हैं, कितना सम है, फैक्टर्स निकालने की जरूरत नहीं है उसके लिए। नेक्स्ट इज ट्विन प्राइम नंबर्स। तो ट्विन प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? 2 प्राइम नंबर जिनके बीच में डिफरेंस 2 का हो, जैसे 5 और 7। 5 और 7 जुड़वा अभाज्य संख्याएं हैं जिनके बीच में 2 का गैप, उनको ट्विन प्राइम नंबर्स होते हैं बोलते हैं। जैसे 3 और 5, जैसे कि 11 और 13, जैसे कि 17 और 19, ठीक है। ये क्या है? ट्विन प्राइम नंबर्स। तो ट्विन प्राइम नंबर्स बनते कैसे हैं बताऊं? मतलब कि देखो हर एक प्राइम नंबर
अगर कहीं पर होएगा, हटाओ भाई, तो वो 6 के मल्टीपल से एक पहले या बाद में होएगा। तो कई बार क्या होता है, कई बार ये होता है कि 6 का जो मल्टीपल है उसके एक पहले वाला प्राइम है बट बाद वाला प्राइम नहीं है, पहले वाला नहीं है बाद वाला है, यानी कि दोनों प्राइम नहीं है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि 6 के मल्टीपल से पहले वाला भी प्राइम है और 6 के मल्टीपल के एक बाद वाला भी प्राइम है। तो जब 6 के मल्टीपल से एक पहले वाला और एक बाद वाला ये दोनों प्राइम निकला है तो इनमें कितने का गैप होगा, तो इनमें 2 का गैप होगा, तो ये ट्विन प्राइम नंबर बन जाएंगे। जैसे 17 और 19। ये नहीं है कि 24 के बाद ऐसा होएगा ही नहीं, डेफिनेटली आगे भी होएगा। 6 को 24 से 5 30, तो 30 से एक पहले 29 और 30 के एक बाद 31, ये दोनों भी ट्विन प्राइम नंबर हैं। 6 के मल्टीपल से एक पहले, 6 के मल्टीपल से एक बाद में, तो दोनों में 2 का गैप होगा, तो ट्विन प्राइम नंबर। ऐसे नंबर्स को ट्विन प्राइम नंबर बोलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ट्विन प्राइम नंबर्स के बारे में आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए कि 5 इज द ओनली प्राइम विच इज इन 2 ट्विन प्राइम पेयर्स। 5 इकलौता ऐसा नंबर है जो 2 पेयर्स में आता है। कैसे कि 3 और 5 ट्विन प्राइम है कि नहीं है, 2 का गैप है। 5 और 7 ट्विन प्राइम है कि नहीं है, और उसके बाद 7 और 9 तो नहीं है ट्विन प्राइम। 7 9 तो प्राइम नंबर है नहीं। इसके बाद अगला पेयर 11 और 13 का ही आता है। तो 5 इकलौता ऐसा नंबर है जो 2 जोड़ों में शामिल है। ऐसा क्यों है, मैंने आपको पहले ही बताया है कि भाई साहब क्या है, ये 6 का मल्टीपल है, इससे एक पहले 5 है, इससे एक पहले 7 है, इसके बाद अगला अगर जो प्राइम नंबर आएगा वो इस 7 से 4 बाद ही आएगा, 11। अगला इस 11 से 2 बाद 13। ठीक है, अब 13 के बाद जो अगला आएगा वो क्या हो जाएगा, वो इसके 4 बाद ही आएगा, अगर आएगा तो। ठीक है, लेकिन ये जो 6n ± 1 वाला रूल है, ये 2 और 3 पर तो लागू होता नहीं है, 2 और 3 के बाद से स्टार्ट होता है। तो क्या हुआ कि जो 5 है वो 3 और 5 को एक यहां पर 3 मिल गया और एक यहां पर 7 मिल गया। तो 5 इकलौता ऐसा नंबर है जो 2 जोड़ों में है, ट्विन प्राइम के 2 जोड़ों में। ठीक है, ये इकलौती ऐसी गैंग है जिनमें 2-2 का गैप है और ये तीनों प्राइम नंबर है। ऐसा और कोई ग्रुप एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ठीक है, अगली बात, सम ऑफ ट्विन प्राइम नंबर्स एक्सेप्ट 3 और 5, 3 और 5 को एक बार छोड़ दो है, क्योंकि ये आपको पता है ये 6n ± 1 वाला रूल फॉलो करता है नहीं, 2 और 3। अगर मैं 3 और 5 को छोड़ दूं तो सम ऑफ ट्विन प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 12। तो ट्विन प्राइम नंबर्स मिलते कहां पर हैं, ये मैंने आपको बताया है कि भाई ट्विन प्राइम नंबर अगर आपको चाहिए तो 6 के मल्टीपल से एक पहले और एक बाद में, जब ये दोनों नंबर अगर प्राइम हो गए तो ट्विन प्राइम नंबर का पेयर हमें मिल जाएगा। तो ये वाला नंबर ट्विन प्राइम नंबर में से एक नंबर 6n - 1 की फॉर्म में होगा, एक नंबर 6n + 1 की फॉर्म में होगा। एक नंबर 6 के मल्टीपल से एक पहले होएगा, एक एक बाद में होएगा। तो जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो -1 से +1 गया, तो इन दोनों का सम आ जाता है जी 12n। यानी कि 3 और 5 को छोड़कर जितने भी ट्विन प्राइम नंबर्स के पेयर्स हैं उनको जोड़ोगे तो 12 से डिविजिबल मिलेंगे। ऑल्सो कॉल्ड एज, इनका नाम ट्विन प्राइम नंबर को प्राइम ट्विन भी बोल सकते हैं, प्राइम पेयर्स भी बोल सकते हैं। आपके एग्जाम में ऐसे मिल सकता है, पता होना चाहिए। नेक्स्ट अपने पास है जी ट्रायंगुलर नंबर्स। तो ट्रायंगुलर नंबर्स क्या होते हैं, 1 3 6 10 15 21, एक सीरीज है ट्रायंगुलर नंबर्स की। ये ऐसे क्यों है मैं आपको बताता हूँ। 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4, इनको ट्रायंगुलर नंबर क्यों बोलते हैं ये यही बता रहा हूँ। तो सबसे पहला नंबर, इस लाइन में सारे नंबर्स का सम क्या है 1, इस लाइन में 2 और 1 3, इस लाइन में 3 2 5 और 1 6, इस लाइन में अब ये 3 तक तो 6 ही है, 6 और 4 10, 10 में 5 जोड़ दो 15, 15 में 6 जोड़ दो 21, 21 में 7 जोड़ दो 28। यानी कि σ1 σ2 σ3, पहले एक नेचुरल नंबर का सम 1, पहले 2 नेचुरल नंबर का सम 1 + 2 3, पहले 3 नेचुरल नंबर का सम 1 + 2 + 3 6, पहले 4 नेचुरल नंबर का सम 1 3 6 10 15 21। जस्ट मैंने आपको नाम बताया है, ठीक है, क्योंकि कैट में एक आधी बार ये वर्ड यूज हुआ है तो अपने यहाँ हो सकता है, नॉट ए बिग डील। ठीक है,
नेक्स्ट फिबोनाची सीरीज, ये जो सीरीज है ये रीजनिंग के अंदर भी यूज होती है। ठीक है, जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना जिनके बीच में गैप हम ढूंढ रहे होते हैं कि गैप एक एक करके बढ़ रहा है, दो दो करके बढ़ रहा है, कुछ भी रीजनिंग के क्वेश्चन है, मैथमेटिक्स के अंदर भी यूज हो सकती है। जस्ट बता देता हूँ, 7वीं 8वीं में एनसीईआरटी में गिवन है, जो कि अपने सिलेबस में है। ठीक है, फिबोनाची सीरीज 0 से स्टार्ट होती है और अगला टर्म, पहले दो टर्म 0 और 1 हम लिखते हैं, इसको स्टार्ट करने के लिए 0 और 1 लिखते हैं। फिर जो अगला टर्म है वो हम लिखते हैं पिछले दो नंबर्स के सम के बराबर, 1 और 0 1। अगला टर्म लिखेंगे 1 और 1 2। अगला टर्म लिखेंगे 2 और 1 3। अगला टर्म 3 और 2 5। अगला टर्म 5 और 3 8। अगला टर्म 8 और 5 13। इस सीरीज को फिबोनाची सीरीज बोलते हैं। फिबोनाची एक बंदे का नाम था, सरनेम था। ठीक है, उसने ये सीरीज बनाई थी। वैसे इससे पहले इंडिया में बन चुकी थी, बट जो भी है इस नाम से जानते हैं तो हम इसी नाम को यूज करेंगे। क्लियर? देन नेक्स्ट एक नंबर है जिसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए ये मैंने लिया है। इसके ऊपर अपने एसएससी रेलवे और कैट में मैथ में क्वेश्चन, एसएससी रेलवे और सीडीएस में नहीं आए हैं इसके ऊपर क्वेश्चन। इसके ऊपर अभी तक क्वेश्चन नहीं आए हैं, जस्ट मैंने इसलिए जस्ट बताया है। कुछ भी रिलेवेंट चीज़ पर डिस्कशन नहीं करेंगे हम। ठीक है, रामानुजन नंबर के ऊपर क्वेश्चन सीडीएस में एक बार आ चुका है। तो रामानुजन नंबर क्या है, इसके पीछे एक कहानी भी मैं आपको बता देता हूँ। रामानुजन श्रीनिवासन रामानुजन मद्रास के बंदे थे, शायद मद्रास में पैदा हुए थे, अपने इंडिया के बहुत ही तगड़े मैथमेटिशियन रह चुके हैं। पूरी दुनिया उनके मैथमेटिक्स की कायल थी। ठीक है, तो इनको एक बंदा E.L. हार्डी नाम का एक बंदा था जो इनकी मदद कर रहा था आगे फर्दर मैथ के ऊपर काम करने में। ठीक है, तो एक बार ये बीमार चल रहे थे और E.L. हार्डी इनसे मिलने के लिए हॉस्पिटल में जा रहे थे। तो E.L. हार्डी को जिस टैक्सी में वो बैठकर आए उस टैक्सी का नंबर 1729 था। जो E.L. हार्डी वो दूसरे देश के मैथमेटिशियन थे, रामानुजन से मिलने आ रहे थे। तो उनको ये लगा यार टैक्सी का कितना भद्दा सा नंबर है, कहीं कुछ अशुभ ना हो जाए, इतना अशुभ नंबर है 1729, ये इस नंबर के बारे में कुछ खास है ही नहीं है। तो उन्होंने श्रीनिवास रामानुजन को भी बताया कि इतने भद्दे से नंबर की टैक्सी में बैठ कर आया हूँ। तो श्रीनिवास रामानुजन ने बोला कि अरे भाई भद्दा नंबर कहाँ है, ये तो बहुत ही मज़ेदार नंबर है। ये इकलौता नहीं, ये सबसे छोटा ऐसा नंबर है जिसको हम दो नंबर्स के क्यूब के सम के रूप में लिख सकते हैं, और ऐसा काम दो तरीके से कर सकते हैं। समझ में नहीं आया होगा ना, मतलब 1729 को हम दो नंबर्स के क्यूब के सम के रूप में लिख सकते हैं, और ऐसा हम दो तरीके से कर सकते हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, दो ऐसे नंबर हैं जिनका क्यूब का सम करने पर ही आता है, और दो और भी ऐसे नंबर हैं, अरे स्क्वायर कर दिया, जिनका क्यूब का सम करने पर ही आता है। ये ऐसा सबसे छोटा नंबर है। तो तब से क्या हुआ, वो E.L. हार्डी ने देखा कि अरे गजब आदमी हो यार तुम, है मतलब ऑब्जर्वेशन देखो बंदे की, जबरदस्त, मतलब मैथ्स जी रहा था वो बंदा। तो तब से ये जो नंबर है ये रामानुजन नंबर नाम से जाना जाता है। ठीक है, और हार्डी रामानुजन नंबर नाम से भी जाना जाता है, या फिर टैक्सी कैब नंबर नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि टैक्सी कैब की नंबर प्लेट थी। ठीक है, उसके ऊपर इसके बाद तरह तरह की इसके ऊपर डेवलपमेंट्स हुई, वो अपने सिलेबस में है नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपका ये काम है, आप मुझे बताओगे कि किन दो नंबर्स के क्यूब का सम ये बनता है, और ऐसे दो पेयर्स हैं। मैं आपको बता दूंगा, वीडियो पॉज करके अगर इंटरेस्टेड हैं तो खुद करेंगे। ठीक है, एक तो भाई साहब हो गया 12 का क्यूब 1728, और एक हो गया 1 का क्यूब, एक हो गया 10 का क्यूब 1000, और एक हो गया 9 का क्यूब 729। तो ये सबसे छोटा ऐसा नंबर है जो दो नंबर्स के क्यूब के सम के रूप में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, और ऐसा दो तरीके से किया जा सकता हो, ऐसा सबसे छोटा नंबर है। ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड एज टैक्सी कैब नंबर और हार्डी रामानुजन। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो भाई दो इवन नंबर्स का सम हमेशा इवन होगा, ये चीज़ आपको रटनी नहीं है, ये धीरे धीरे आपको समझ में आएंगी, आपको ये फील होंगी, ये आपको खुद ही फील हो जाएंगी कि ऐसा है। ठीक है, ये रटनी नहीं है। अगर जब तक आपको याद नहीं हो तो आप एग्जाम्पल लेकर देख सकते हो कि दो इवन नंबर्स का सम इवन होगा, तो आप क्या कर सकते हो, इवन नंबर लेकर देख लो, 2 और 4 6, देखो इवन ही होएगा, दो इवन नंबर्स का सम। क्लियर है? अगर एक नंबर इवन हो और एक नंबर ओड हो तो इनका सम ओड होगा। लेकर देख लो, एक नंबर इवन 4 ले लिया, एक नंबर ओड ले लिया,
देखो ओड हो गया। अगर दोनों नंबर ओड हैं तो उनका सम इवन होगा। जैसे एक नंबर 3, एक नंबर 5, 5 और 3 8। मैंने ये ना तो रट रखे हैं ना मैं करके देखता हूं, ये मेरे को फील होता है। मतलब आपको ही फील हो कि ओड और ओड वो इवन ही बनाएंगे। ठीक है, क्यों इवन बनाएंगे? क्योंकि ये ओड है, ये 2n+1 फॉर्म में है। ये जो ओड है ये 2m+1 फॉर्म में है। ये m और n मैंने अलग अलग लिखा है क्योंकि एक ओड 3 है, 2 के किसी मल्टीपल से एक आगे है, कोई ओड 2 के किसी मल्टीपल से एक आगे है ना। तो जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो ये क्या हो जाएगा? तो देखो 2n + 2m, 2n + 2m और 1 + 1 2। तो देखो ये पूरा नंबर 2 से डिविजिबल है, ये वाला हिस्सा भी 2 से भाग होएगा, ये वाला हिस्सा भी 2 से भाग होएगा, ये वाला हिस्सा भी 2 से भाग होएगा। सारा नंबर 2 से डिविजिबल है, तो ये इवन बन गया। ओड का मतलब क्या है कि एक एक्स्ट्रा बच रहा है। इस ओड का मतलब क्या है कि एक एक्स्ट्रा बच रहा है, तो एक एक्स्ट्रा दोनों मिलके तो 2 बनाएंगे, इवन बनाएंगे तो इवन ही होएगा। इवन का मतलब क्या है कि कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है भाई, नंबर पूरा 2 से भाग हो रहा है। ओड का मतलब क्या है कि एक एक्स्ट्रा बच रहा है, तो ये एक्स्ट्रा तो बचा ही रहेगा ना। इसके पास कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, उसके पास कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, उसके पास एक एक्स्ट्रा है, तो मिलेंगे तो एक एक्स्ट्रा तो बचा ही रहेगा। यहां पर दोनों के पास एक एक एक्स्ट्रा थे तो मिलकर दोनों ने 2 बना लिया और वो डिवाइड हो गया। इसके पास भी कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, पूरा डिवाइड हो रहा है, ये भी पूरा डिवाइड हो रहा है, तो मिलेंगे तो पूरा डिवाइड होएगा नंबर। ठीक है, ऐसे ही अगर आप इवन इंटू इवन करोगे तो यहां पर तो एक्स्ट्रा वाली सेंस हम देखेंगे, क्यों? क्योंकि हम जोड़ रहे हैं। यहां पर हम दूसरी सेंस देखेंगे कि इवन नंबर का क्या मतलब होता है कि उसके पास 2 है। जैसे कि 6 एक इवन नंबर है, क्यों? क्योंकि 6 को जब आप तोड़ोगे तो 2 × 3 आएगा, 6 के पास 2 है। अगर आप 18 को तोड़ोगे तो 18 होता है 2 × 3 × 3, 18 के पास एक 2 है, इसलिए इवन है। अगर आप 70 को तोड़ोगे तो इसके पास आएगा 2 × 5 × 7, 70 के पास एक 2 है, इसलिए इवन है। अगर आप यहाँ पर मैं आपको बोलूँ कि भाई 27, तो 27 के पास तो 2 है ही नहीं ना। देखो 35 के पास तो 5 और 7 है, उनको मिलाकर 35 बना है, तो 2 तो है ही नहीं। तो ये देखो ये ओड हो गए। तो एक नंबर है, मल्टीप्लिकेशन वाले में हम ऐसे फैक्टराइज वाले वे में मैं आपको सोचवा रहा हूँ कि आपको फील होने लग जाए। एक बंदा है जिसके पास कार है, एक और बंदा है जिसके पास कार है। यहाँ पर मैं 2 को कार से रिप्लेस कर रहा हूँ, तो दोनों को मिलाकर भी कार तो है ही, बल्कि 2 कारें हैं उनके पास। अगर एक इवन है, एक इवन है, मल्टीप्लाई करोगे तो इवन आएगा। एक बंदा है जिसके पास कार है, इवन यानी कि 2 है। एक बंदा है जिसके पास कार नहीं है, अगर दोनों को मिला दोगे तो उनके पास एक कार तो है ही, उनके पास एक 2 तो है ही, प्रोडक्ट करेंगे तो नंबर इवन आएगा। अगर मैं 35 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 4 से या फिर कुछ भी 14 से, तो 35 के पास है 5 × 7, इसके पास है 7 × 2। मैं बोलूँगा इनको मल्टीप्लाई करने के बाद क्या इनके पास 2 है? अरे डेफिनेटली है, इसके पास 2 था तो मल्टीप्लाई करोगे तो ये देखो 2, इस वाला 2 मिल जाएगा। अगर मान लो दोनों के पास 2 है, मल्टीप्लाई करोगे तो उनके पास तो 2 2 निकलेंगे कम से कम। अब 2 ऐसे नंबर मल्टीप्लाई कर दिए, 35 और कुछ भी आप मान लो 21, ये खुद अपने आप में गरीब है, इसके पास 2 है नहीं, इसके पास भी 2 है नहीं, तो इनको मिला लो, इनके पास तो 2 है नहीं। एक बंदा है जिसके पास कार नहीं है, एक बंदा है जिसके पास कार नहीं है, दोनों मिल लो, दोनों के पास मिला के भी कार है नहीं। समझ में आ गई बात? इसको हम ऐसे देखेंगे, अदरवाइज धीरे धीरे आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होएगी। नेक्स्ट एक बिल्कुल बेसिक सी बात कई बार काम आ जाती है, सम ऑफ n odd numbers is odd if n is odd। n odd numbers का सम odd होगा अगर n odd है, यानी कि अगर आप odd numbers ले रहे हो, अगर आप 5 odd numbers लोगे, 5 odd numbers, कोई भी 5 odd numbers उठा लो, उनका सम odd ही होएगा। क्यों? क्योंकि आपने जितने odd number लिए हैं वो संख्या odd है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं? मान लो odd number, पहला odd number, दूसरा odd number, तीसरा odd number, चौथा odd number और 5वां odd number, तो कोई भी 2 odd number मिलकर एक इवन बना लेते हैं, तो ये दोनों एक इवन बना लेंगे, ये दोनों मिलकर एक इवन बना लेंगे। ठीक है, पहला इवन नंबर, दूसरा इवन नंबर। ठीक है, दोनों इवन नंबर, कोई भी 2 इवन नंबर मिलकर भी इवन बना लेते हैं, इवन है। ठीक है, लेकिन एक इवन और ओड नंबर ओड ही रहते हैं, इवन और ओड नंबर का सम ये ओड ही रहेगा। तो क्या होएगा? अगर ओड नंबर होएगा, ओड नंबर ऑफ ओड नंबर,
अगर ओड नंबर्स की संख्या ही ओड होगी तो क्या होगा, दो दो के जोड़े से तो इवन बन जाएगा, बट एक एक्स्ट्रा बच जाएगा भाई साहब, वो नंबर ओड ही रह जाएगा। ठीक है, सो द सम ऑफ ओड नंबर ऑफ ओड नंबर्स इज ओड, ऐसे भी इसको बोल सकते हैं, समझ गए ना। अगर आप 6 ओड नंबर लोगे, ओड 1, ओड 2, ओड 3, ओड 4, ओड 5, ओड 6, तो ये दोनों मिलकर इवन बना लेंगे, ये दोनों मिलकर इवन बना लेंगे, ये दोनों मिलकर इवन बना लेंगे, तो क्या होगा, और 3 इवन नंबर का सम तो इवन ही होएगा। कितने भी इवन नंबर हो उनका सम तो इवन ही होएगा, चाहे 5 इवन नंबर हो, 6 इवन नंबर हो, 7 इवन नंबर हो, ठीक, उनका सम तो इवन ही होएगा भाई। नेक्स्ट, सम ऑफ एन, और ये कुछ बातें हैं कि एन सर कितने भी इवन नंबर हो उनका सम इवन क्यों होगा, जो छोटी छोटी बातें जिनको मैं प्रूव नहीं कर रहा वो आप खुद करके देख लेना, वो मैं इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि प्रूव के लायक नहीं, वो समझ आप खुद डेवलप करो। ठीक है, सम ऑफ एन ओड नंबर्स इज इवन इफ एन इज इवन। ठीक है, मतलब अगर ओड नंबर आप उतने लोगे, कितने, इवन, यानी कि 6 ओड नंबर लोगे, 8 ओड नंबर लोगे, 10 ओड नंबर लोगे, तो क्या होएगा, फिर उनका सम इवन हो जाएगा, क्योंकि दो दो के ग्रुप बन जाएंगे, कुछ एक्स्ट्रा ओड नंबर बचेगा नहीं, तो ओड हो नहीं सकता फिर नंबर। ठीक, हेलो।